बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखें प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। आज के प्रोग्राम के आगाज़ की तरफ चलेंगे। वीकेंड है, ईद के हवाले से शॉपिंग का सिलसिला भी जारी है और बकरों की विंडो शॉपिंग भी चल रही है। आगे चल के हमने तमाम चीज़ों से आपको बाखबर रखना है, लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ हम कर देते हैं जी आज की टॉप स्टोरी से। शदीद गर्मी की वजह से लेस्को का तरसीली निज़ाम मुतासर, कई इलाकों में घंटों बिजली बंद। महंगाई के कारीवार, आटा 300 रुपये महंगा, 20 किलो वाला थैला 2600 का हो गया। जेल अस्पतालों का इंतजाम महकमा सेहत के सुपुर्द करने की तैयारियां, वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास। और निजी अस्पतालों के तिबी मेयार से दर्जाबंदी के लिए 8 रुकनी कमेटी कायम। खबरें आप जान चुके हैं। आज की खबरों की डिटेल्स की तरफ चलेंगे। हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर मौजूद हैं, एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसर खोखर साहब और अलगी राबिनी गोइन के। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के वक्त के लिए। सबसे पहले बढ़ते हैं मौजूदा सूरत हाल की तरफ। शहर में गर्मी की शिद्दत जैसे जैसे बढ़ रही है, कल भी हमने सबसे पहले यही चीज़ डिस्कस की थी। गर्मी के साथ साथ लोड शेडिंग का सिलसिला भी बढ़ रहा है और वाज़े तौर पर कल शाहिद सिप्रा ने ये बात बता दी थी कि गर्मी भी बढ़ेगी और लोड शेडिंग भी बढ़ेगी। आवाम को सब्र करना पड़ेगा, लेकिन कब तक, क्योंकि गर्मी बर्दाश्त करने के साथ साथ ये इलानिया लोड शेडिंग के साथ जो ट्रांसफार्मर्स ख़राबी का सिलसिला जारी है, जो 6-6 घंटे लाइट गायब हो रही है, फिर सब्र का पैमाना तो लबरेज होगा, लोग एहतजाज करेंगे ही। और फिर बहुत सारी जगहों पर ये भी हमें शिकायत माजी में, क्योंकि ये रिवायतें रही हैं कि लेस्को दफातर पे हमला कर दिया जाता है। कैसर खोखर साहब जी बिल्कुल, इस हवाले से मैं बताऊं कि जो लेस्को के बिल हैं, अगर ड्यू डेट से बाद अदा हो, एक दिन भी हो, तो लेस्को बिजली काटने के लिए आ जाता है। इतनी महंगी बिजली है कि शायद इस रीजन में, पूरे रीजन में जो है 7-8 या 8-10 मुल्क जो इस रीजन में सबसे ज़्यादा महंगी बिजली पाकिस्तान में है। लेकिन लेस्को का निज़ाम यह है कि मामूली सी कोई बूंदाबांदी हो, तेज हवा चले, आंधी चले, तो बिजली ट्रिप हो जाती है। ये वापडा वाले करते क्या है, लेस्को वाले, ये पैसे खा जाते हैं, बगैर पैसों के किसी को कनेक्शन नहीं देते और बगैर पैसों के किसी का बिल ठीक नहीं करते, बगैर पैसों के किसी का मीटर नहीं लगाते, बगैर पैसों का किसी की ओवर बिलिंग ना करनी हो, पैसे दो, इनसे जितनी मर्जी बिजली चोरी करा लो। जितनी करप्शन लेस्को में, वापडा में, इतनी शायद ही किसी महकमे में हो। और निज़ाम का ये हाल है कि ये देखें, शाह सिप्रा साहब हमेशा ये बड़ी अच्छी खबरें देते हैं कि शदीद गर्मी आई तो लेस्को का निज़ाम डूब गया। जी ये क्या बात हुई? तो मामूली सी बूंदाबांदी हुई तो वापडा का निज़ाम जी ट्रिप हो गया जी। और वापडा का इतना वो ग्रिड स्टेशन है या जो फीडर है इतने कमज़ोर है, इतना पुराना निज़ाम हो चुका है, जो रेवेन्यू आता है वापडा को वो कहाँ जाता है, वो किधर जाता है? वो जो रेवेन्यू इतना लोगों से इकट्ठा होता है बिजली के बिलों की मद में, वो साथ साथ होना ये चाहिए कि साथ साथ जो बिजली का जो डिस्ट्रीब्यूशन का निज़ाम है वो साथ साथ अपग्रेड होता रहे, ताकि लोगों को बर वक्त बिजली तो मिले। जब लोग तो अपने पेट काट कर बिजली का बिल देते हैं, तो वापडा को भी चाहिए कि अपना पेट काट कर जो है लोगों को बिजली प्रोवाइड करे। लेकिन बिजली प्रोवाइड करने का मतलब यह है, तो देखें मैं मॉडल टाउन में रहता हूँ, वहां पर यह है कि हर रोज जो है ना बिजली 4-4, 5-5 दिन में दफा ना बिजली जनाब जाती है। पता लगता है जी अनशेड्यूल लोड शेडिंग हो रही है जी। किसी इलाके में नहीं हो रही, किसी में हो रही है, किसी में 2-2 फीडर लगे हुए हैं। जैसे GOR1 में वहाँ डबल फीडर लगा हुआ है, क्योंकि वहाँ ब्यूरोक्रेट रहते हैं, वहाँ पर बिजली 24 आवर मिलती है। तो ये वापडा की जो डिस्क्रिमिनेशन है आवाम के साथ साथ, खास तौर पर सार्फिन के साथ, ये खत्म होनी चाहिए। ट्रांसफार्मर खराब हो जाए तो तब्दील हो जाते हैं। GOR की बात जी बिल्कुल, वहां पर कैसी खराब हो जाए जी, वहां पर मैं बताऊं, वहां पर जो है ना सेक्टिव पावर डिवीजन रहता है। वो वहां उसके घर की एक दिन बिजली खराब होगी तो शाह सिप्रा ने कहा कि वापडा वालों की दौड़े लग गई। वहां पर मुतबादल जो फीडर का निजाम है, अगर एक फीडर से बिजली बंद हो जाए या ट्रांसफार्मर खराब हो जाए तो मुतबादल जो फीडर है उससे बिजली जाना शुरू होती है, क्योंकि वहां पर बाबू रहते हैं और बाबू के लिए ये इंतजाम है। और जो बाकी शहर है वो अल्लाह के आसरे पर है। ऐसे ही अली ने लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि शाहिद सिप्रा ने कहा कि आप जो है वो सब्र करें। 75 साल से सब्र ही करते आ रहे हैं। 75 सालों में हमें ये बिजली नहीं पूरी करके दे पाए जो सियासतदान है, जो इस्टेब्लिशमेंट है। आए रोज़ एक नया फार्मूला तैयार किया जाता है। कम से कम गरीब आदमी को एक बिजली जो आपने दी है वो तो कम से कम उसको मुकम्मल दो। और आना ये नहीं कि लोड शेडिंग, अगर बिजली देते भी हैं तो उसके वोल्टेज कम होते हैं कि आप उस पर AC तक नहीं चला सकते, आपके जो फ़ैन है, पंखे हैं, वो स्लो हो जाते हैं।
तो क्या 75 सालों में हम यही करते आ रहे हैं? सवालिया निशान तो उठता है ना कि अवाम कब तक आखिर सब्र करें। आप किसी चीज़ के ऊपर उनको रिलीफ नहीं दे पा रहे, तो काहे की हुकूमत है आपकी? क्या आप सिर्फ आवाम के ऊपर टैक्स लगाने के लिए आए हैं? क्या आवाम का जीना हराम करने के लिए आप लोग आए हुए हैं? आप लोग अपनी तो ज़िंदगी आपने बड़ी सुकून से गुजार ली है, तो गुजार रहे हैं प्रोटोकॉल के साथ। आपके पास गाड़ियाँ हैं, आपके पास सरकारी पेट्रोल है, और आपके घरों में 2-2 कनेक्शन लगे हुए हैं, GOR में डबल कनेक्शन है। भाई इन लोगों को जब तकलीफ़ पहुंचेगी तो फिर इनको एहसास होगा कि आम आदमी कितनी तकलीफ़ में है। अशरफिया को तो तकलीफ़ नहीं है, ना इन ब्यूरोक्रेसी को, ना ये आला हुकाम को, जो सियासतदान है इनको कोई तकलीफ़ है। तकलीफ़ तो जनता को है, और जनता के बारे में कौन सोचता है? रिलीफ कहाँ तक रिलीफ, आप कब तक रिलीफ जो है वो आप फराहम कर देंगे? हमें ये बता दें सिर्फ कि जनाब ये आपका टाइम मुकर्रर है, हम आपको इस डेट तक जो है वो रिलीफ दे देंगे। अब बिजली का भी खोकर साहब ने जो भी लेस्को के ऊपर बात की है बिल्कुल ठीक किया वापा के ऊपर, कि आप इवन के कोई कनेक्शन तक आपने लेना हो तो वो आप नहीं ले सकते। पैसों के बगैर यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा। अभी दफ्तर हमारे दफ्तर के बाहर 100-150 बंदा खड़ा हुआ है, और वो एहतजाज करने के लिए आए कि हमारी आवाज़ बने, खुदारा हमें बिजली दे दें, इतनी लोड शेडिंग हो रही है। अब दूसरी तरफ लोड शेडिंग के साथ साथ आप दीगर अशिया भी देख लें कितनी महंगी होती जा रही है। कोई एहसास है इनको? बिल्कुल। जो इनको पूछने वाला था उसको तो आपने खुले लाइन लगा दिए, किया उसने भी कुछ नहीं। लेकिन एक प्रेशर जो बिल्ड करना होता है ना ऑपोजिशन का, ऑपोजिशन को तो आपने जो पहले आप समझते थे कि आपको दीवारों के अंदर चुन दिया है, अब आपने चुन दिया, आपने तो दफन कर दिया ना दीवार के अंदर। लेकिन अली अब इसका कोई दरमियानी रास्ता, कोई हल तो निकल रहा है। कब तक दरमियानी रास्ता तलाश करते रहेंगे? कब तक दरमियानी रास्ता? तो फिर अब क्या इतनी शदीद गर्मी में लोड शेडिंग भुगतते रहे लोग? बिल मेरा 1 कमरे का फ्लैट है, वो 13,000 रुपए बिल दिया है इन्होंने, उसमें 4,000 रुपए टैक्स है। अब ये मेरी सिचुएशन है, बाकी किसी की सूरत हाल देखें आप, कितना बिजली का बिल आता है, तो आप मुझे अपने बता दें आपका कितना बिल बिजली का है। खोकर साहब बता, ज्यादा बेहतर होगा ना पूछो तो ज्यादा बेहतर ना, यही बात है ना भाई। कब तक आखिर हमने ये इस महंगाई की चक्की में पिस कर जो है वो एक चूरा बन के हम निकलेंगे? इनको तो कोई एहसास ही नहीं है, ये अपने घरों में बैठे, इनके एसी चल रहे हैं ना कि आप बिल देने के बावजूद अगर घंटों बिल भी दे रहे हैं, बिल के बावजूद आप हमें बिजली नहीं दे पा रहे। अब मेरा क्या कसूर है? अगर मेरे इलाके में बिजली चोरी हो रही है, ट्रांसफार्मर पर लोड बढ़ रहा है, अगर आपके पास बैकअप नहीं है तो फिर मेरा इसमें क्या कसूर है? मैं क्यों 4-4, 5-5 घंटे बिजली की बंदिश बर्दाश्त करूं? इतना है कि आप इस मुल्क में पैदा हो गए, सिंपल सी बात है। आपके ऊपर ये जो अशरफिया बैठ गई है, ये जो सियासतदान बैठ गए हैं ना, ये मुल्क को लूटने वाले बैठ गए हैं, सिंपल सी बात है। इन्होंने सिर्फ अपना देखना है कि अपनी जेब कहाँ से भरे, वहाँ से भर के साइड पे होकर निकल जाए। अब जो पिछली हुकूमत करके गई है उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा के उनको छोड़े जा रहे हैं। मतलब ये कोई तरीका कर, जो उन्होंने करप्शन किया कम से कम उस पर सवाल तो पूछो उनसे। अगर करप्शन में कोई उसको पकड़ा जाता तो अदलिया उनको रिलीफ दे देती है। बिल्कुल ऐसे ही। ये तो कोई तरीका कार नहीं है। आपने एक आम आदमी अगर सिग्नल तोड़ दे तो उसको जनाब 1000 रुपए का जुर्माना ठोक देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। कोई अमीर बड़ी गाड़ी वाला होगा उसको जाने देंगे। ये तो तरीका कार है। बिल्कुल ऐसे। यहाँ पर अमीरों के लिए, गरीबों के लिए अलग-अलग से कवानीन बनाए गए। ये जो तकसीम कर दी है, ये तकसीम 75 सालों से मुल्क को खाती आ रही। कम से कम आप अपने मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ को इम्प्लीमेंट कर लें। अगर रूल ऑफ लॉ को इम्प्लीमेंट कर लें तो आप ये दिन ना देखने पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। खैर अब ये किया क्या जा सकता है कि जी थोड़ा सा क्या जा सकता, मातम ही करेंगे। हाँ वही है ना, आपके पास हल और कोई नहीं है। आपको भारी भरकम बिल भी आएंगे, बंदिश का भी सामना रहेगा, बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग भी होगी। लेकिन मेरे ख्याल से कंपैरेटिवली, क्योंकि अली ईद पे लोग जो हैं अपने आबाई इलाकों को चले जाते हैं, तो ईद की ये जो छुट्टियां कम से कम ये आपकी थोड़ी बेहतर गुजर जाएंगी। इसलिए थोड़ा सा सुख का सांस ले लें। ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक वंस अगेन। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और अब हमने बात करनी है जी गर्मी के बाद कुछ अवामी मनसूबाजात की बात कर लेते हैं। लाहौर ब्रिज मुकम्मल तौर पर फ़ाल हुआ है और कितना काम वहाँ पर कितनी देर में कंप्लीट हुआ। पंजाब की निगरान हुकूमत की जानिब से सरतोड़ कोशिश की गई और ये कोशिशें रंग ले आईं और 3 साल से ज़ेर अल्तवा लाहौर ब्रिज को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। निगरान वज़ीर आला ने इसका इफ्तिताह भी किया है। अली, आपसे जानना चाहूँगी। 2021 से इस प्रोजेक्ट का आगाज़ हुआ था, 2021 में, और अब जून में आके इसको मुकम्मल कर दिया गया। 3 साल वाकई इसको लगे प्रोजेक्ट को, लेकिन इसमें डिले जो था
वो कल भी वज़ीर आला पंजाब ने अपनी मीडिया टॉक में यही कहा कि लेस्को की वजह से इस प्रोजेक्ट को कुछ डिले करना पड़ा, लेकिन उस पर अब निगरान वज़ीर आला पंजाब ने क्योंकि पहले ही बता दिया था कि ये प्रोजेक्ट जो है वो डिले हो रहा है और इसमें ये जो हर्डल्स हैं ना ये दूर होनी चाहिए। इन्होंने 2 दफ़ा विज़िट किया, लेकिन वो करने के बावजूद वो हर्डल्स दूर नहीं हुई। अब उसमें रुकावट बन रही थी कि प्राइम मिनिस्टर साहब का घर है और यहाँ पे फीडर जो है वो बंद करके कुछ यहाँ पे कनेक्शंस जो हैं वो तारे वगैरह जो गुजर रही हैं उनको काटना है, तो वो एक डिले था इसमें। अब उस डिले पे वज़ीर आला पंजाब ने फिर वज़ीर आज़म को बता दिया कि ये डिले इधर आ रहा है, अब इसको आप देख लें। फिर वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने भी दौरा किया, आपको याद होगा, उन्होंने इस वक्त सस्पेंड भी किया कि यार अगर आपने लाइट बंद करी है तो शेड्यूल उसका जारी करो, लाइट बंद कर दो, अगर 2-3 घंटे का काम है तो फौरी तौर पर इसको काम करो। तो वो चीज़ जो है एक्शन हुआ तो उसके बाद ये प्रोजेक्ट जो है वो मुकम्मल हो गया। इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर कल भी निगरान वज़ीर आला पंजाब ने ये किया कि उनकी बहुत तवज्जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो प्रोजेक्ट्स हैं इनको बर वक्त मुकम्मल होना चाहिए, क्योंकि ये प्रोजेक्ट जो है जब डिले होता है इनके ऊपर तो इनकी कॉस्ट डिवाइज होती है, ऐसे ही उसकी लागत जो है उसमें मज़ीद इजाफा भी होता है और शहरियों को तो अजियत रहती ही रहती है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट की वजह से आप जब पीक आवर्स में अपने घरों को वापस जा रहे हो तो जो ट्रैफिक लाहौर से बाहर जा रही है कसूर की तरफ, तो उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का सामना था, क्योंकि जो ब्रिज था वो कंजस्टेड था, ये कसूर वाली साइड पे जाने वाला, तो वो 2-3 लेन्स हैं और एक नीचे से आ रही है पीको रोड से, तो वो काफ़ी वहाँ पे ना ट्रैफिक मुतासर होती थी। कल जब इसका अफ्ताह हुआ और मैंने फिर देखा कि ट्रैफिक रुकी हुई थी उस वक्त, क्योंकि ये सारा प्रोग्राम वहाँ पे हो रहा था, और फिर अचानक जब ट्रैफिक खुली और दोनों ब्रिज चले, आवाम सुकून से जा रही है। ये चीज़ देख के इंसान को दिल को तो तस्कीन होती है कि यार ये प्रोजेक्ट आवाम के लिए बना है, अब आवाम के लिए खोल दिया और 3 साल मैंने भी, मेरे जैसे कई शहरी हो गए जो इस रूट का इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज़्यादा मुतासर हुए थे वो, क्योंकि आपके बिजी रोड है ना। मॉर्निंग के टाइम पे ये रोड जो था, यकीन करो अनस्टक हुआ था। गुलाब अली, मुझे 1-2 दफ़ा कसूर वाली साइड पे रात के टाइम शादी पे जाने का इत्तेफाक हुआ है, 7 से 8 बजे 9 बजे तक इतनी ट्रैफिक यहाँ पर थी कि घंटों आपको लाइन में 7 और 8 बजे का दरमियान पीक आवर्स होता है। खैर प्रोजेक्ट मुकम्मल हो गया फाइनली, इट्स अ गुड न्यूज़। लेकिन दूसरा हमारा मसला ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे आप आवाम को रिलीफ दे रहे हो, अच्छी बात है, आवाम को सोशल सेक्टर में रिलीफ चाहिए। सोशल टारगेट के ऊपर आप जब रिलीफ दोगे ना, फिर आवाम के अंदर कुछ समरात आना शुरू होते हैं कि यार कम से कम चलो इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ हमारी ज़िंदगी में भी कोई और रिलीफ आ रहा है। अब वो रिलीफ आप कैसे दे सकते हैं, इस पर मैंने निगरान वज़ीर साहब से सवाल भी किया कि आपने 70 बिलियन वो नए माली साल के बजट में आपने एलोकेट कर दिए, लेकिन क्या आपके पास कोई ऐसा मैकेनिज़्म है या क्या आपने कोई ऐसा प्रोग्राम तश्कील दिया हो कि किस सूरत में आवाम को रिलीफ जो है वो मिल सकता है। तो उन्होंने कहा कि अब इस पर प्लानिंग हमारी है और हम प्लान कर भी रहे हैं, क्योंकि ये कुछ चंद घंटों का काम तो है नहीं है, क्योंकि टारगेट सब्सिडी आपने जब देनी होती है तो आपको बहुत ज़्यादा प्लान सोच समझ के आपको बनाना होता है। और क्योंकि इस बार फ़ायदा ये होगा कि इनके पास एहसास प्रोग्राम के तहत जो रजिस्टर्ड लोग हैं, बेन्स इनकम सपोर्ट के तहत, और आटा डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर जो रजिस्टर्ड लोग हैं ना, इनके पास एक फहरिस्त तैयार हो चुकी है, इनके पास डाटा आ चुका है कि ये हमारे टारगेट लोग हैं, इन तक हमने सब्सिडी देनी है। अब उसके लिए वो प्लान तैयार करेंगे ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ आवाम को रिलीफ जो है वो दूसरे सोशल सेक्टर के ऊपर वो मिल सके। लेकिन फिर एक तीसरी चीज़ आती है, वो है हॉस्पिटल्स। हॉस्पिटल्स के ऊपर निगरान हुकूमत का बहुत ज़्यादा फोकस है। नो डाउट, वो तो हम हर रोज़ देख रहे हैं, सीएम साहब विजिट कर रहे हैं। जुमेरात को मैंने उनके साथ ही विज़िट किया था मैं हॉस्पिटल पर, यकीन करें 3 घंटे तक वो चलते ही रहे, विज़िट ही करते रहे, हर शोबा उन्होंने जाके विज़िट किया। उनके विज़िट करने का मकसद ये था कि जितनी भी बिल्डिंग्स वहाँ पर जिनको क्रैक्स का सामना है, बिल्डिंग मुतासर हो चुकी है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर नहीं है, हॉस्पिटल है ना, तो बिल्डिंग में दरारें पड़ी हैं, और अली आप मॉनसून में देखिएगा वहाँ से छतें टपकती हैं, हम दिखाते तो उन्होंने यही फिर वो विजिट करके हर जगह की उन्होंने निशानदही की, खुद भी उन्होंने जहन में बिठा लिया कि मैंने किस किस डिपार्टमेंट का मैंने कहा है कि इनको रीवैम्प करें। अब उन्होंने ईद की छुट्टियों तक उन्होंने कहा है कि मुझे इसका रीवैम्पिंग का प्लान जो है वो पेश कर दें, और फिर 4 माह के अंदर हम इसको ब्रांड न्यू कर देंगे मेयो हॉस्पिटल को। जबरदस्त, चलें जी। और ये होना भी यही चाहिए। आप अपनी प्लानिंग में कम से कम ये करें कि आप नए इंफ्रास्ट्रक्चर की बजाय जो मौजूदा आपका स्ट्रक्चर है उसको बेहतर अगर वो बेहतर है, हाँ, क्योंकि नए के लिए जितने पैसे दरकार हैं
अभी आप उसके मुतहम्मिल नहीं है। खोखर साहब, लाहौर ब्रिज मनसूबा मुकम्मल हुआ, कैसे देखते हैं? ट्रैफिक का मसला किस हद तक हल होगा? आवाम को रिलीफ कितना? जी बिल्कुल, ये एक अच्छा कदम है कि लाहौर ब्रिज का मनसूबा जो है 3 साल बाद जो है वो मुकम्मल हुआ है और ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। मैं चाहता हूँ कि इसी तरह जैसे कि निगरान वज़ीर आला ने वादा किया हुआ है कि टारगेट दिए हुए हैं कि प्रोजेक्ट के, जैसे अकबर चौक है, समनाबाद है या वो दूसरा शादरा का है, इस तरह जो उनको उस टारगेट के अंदर मुकम्मल किया जाए, उस टारगेट में दिए हुए टारगेट में आवाम के लिए उन मनसूबों को खोल दिया जाए ताकि उनके जो समरात हैं वो आवाम तक पहुंचे। तो क्योंकि अगर प्रोजेक्ट डिले होंगे तो जैसा कि अली मैंने आपको बताया, उसकी लागत बढ़ जाएगी, लागत बढ़ेगी तो हुकूमत पर एक नया बोझ बढ़ जाएगा, ठेकेदार काम करने से इनकार कर देंगे। लिहाजा इस लिए जरूरी है कि प्रोजेक्ट जो है ना उन पे 3 शिफ्टों में काम किया जाए, 3 शिफ्टों में काम करके उनको वक्त से पहले मुकम्मल किया चल रहा है। ट्रैफिक का मसला किस हद तक हल होगा लाहौर? जी बिल्कुल, ट्रैफिक का मसला उससे बहुत हद तक हल हो जाएगा, लेकिन ट्रैफिक के लिए मैं आपको पहले भी पिछले प्रोग्राम में अर्ज किया था, जितने मर्जी आप फ्लाईओवर बना लें, जितने मर्जी आप अंडरपास बना लें, जब तक ट्रैफिक पुलिस का माइंडसेट ठीक नहीं होगा उस वक्त तक ट्रैफिक का मसला हल नहीं होगा। अच्छा, मैं आपकी बात से एग्री करती हूँ, लेकिन अली आप भी एग्री करेंगे, बीइंग अ रोड यूजर हम लोग ये चीजें ऑब्जर्व करते हैं, लोगों में भी नहीं सेंस है। ऑनेस्टली इसका जवाब मैं आपको देता हूँ, लोग जो होते हैं वो मासूम होते हैं, उनको बात सुने, उनको एजुकेट करना ट्रैफिक पुलिस का काम है कि उनको एजुकेट करे, उनको बताया कि भाई आपने ये लेन और लाइन की आपने खिलाफवर्जी की है। आप बताएं, आप घर से जब चलती हैं तो यहाँ पर रास्ते में आपको कितने ट्रैफिक वार्डन नजर आते हैं? कहीं भी नजर नहीं आएंगे, और अगर कहीं नजर आएंगे तो वो साइड पर खड़े जो है ना गप्पे लगा रहे होंगे। कितने ट्रैफिक वार्डन है जो रोक कर ट्रैफिक वालों को बता रहे होते हैं भाई आपकी लाइन गलत है, आप रिक्शे वाले की ये लाइन है, गाड़ी वाले की ये लाइन है, मोटरसाइकिल वाले की ये लाइन है, और ये आपका इशारा आप पढ़े लिखे लोग देखे हैं जिनको लेन लाइन सबकी पाबंदी पता नहीं क्यों आप कह रहे हैं लोग मासूम है। नहीं, खोखर साहब ने कई दफा सिग्नल तोड़ा है, मेरे दफ्तर के लोग हैं, कई दफा सिग्नल तोड़े हैं उन्होंने। एजुकेट नहीं है, एजुकेट का मसला नहीं है, रूल ऑफ लॉ का मसला। हाँ, आपको पाबंद बनाना है। अब जब हमारे ऊपर टिकट कटेगा ना फिर हमें मैं वही कह रही हूं, आपको हम अपना कार्ड इस्तेमाल करते हैं, हम निकल जाते हैं, सिंपल सी बात है। ट्रैफिक वार्डन भी हमें चलो रिलीफ दे देता है। आपको मालूम है कि आप सिग्नल क्रॉस करेंगे तो आप ये गलत कर रहे हैं, लाजमी नहीं है कि वहाँ पे वार्डन खड़ा हो तो आप रुकें, आपकी खलाकी जिम्मेदारी भी ऐसे ही है ना, आपके अंदर ये जिम्मेदारी है कि आपके लिए अगर रेड सिग्नल है तो आप रुक जाएं। ये नहीं कि अगर वार्डन नहीं खड़ा तो चलो चुप करके निकल जाओ। हमारा ये अपना सिग्नल देख लें, इस सिग्नल पे इतनी वायोलेशन हो रही है। तो एजुकेट, जहाँ तक आपकी एजुकेट वाली बात है, अब एजुकेट करना लोगों को शुरू हो गए। अब बच्चों को पढ़ाएंगे ना स्कूलों में, अब बड़े लोगों को थोड़ी ना आके पढ़ाएंगे, उसका हिस्सा बनानी है ना चीजें। देखिए हर बंदे के पास अना मोबाइल है, टिकटॉक इस्तेमाल करता है। पुलिस ने अपनी इस कैंपेन को ज़्यादा से ज़्यादा इन्होंने वायरल किया, सोशल मीडिया पे दिया ताकि लोगों तक अवेयरनेस पहुँचे, और लोग अवेयर भी हैं, उसके बावजूद ये लोग काम करते हैं। आप मासूम वाला लफ्ज़ इस्तेमाल ना करें, इसमें मेरी भी गलती है, हम सब की गलती है कि हम रूल को फॉलो नहीं करते। यही लोग जो मासूम लोग जिनको आपने कहा ना ये लंदन जाए, सब रूल फॉलो करते हैं, फॉलो करेंगे। बिल्कुल सिंपल सी बात है। ट्रैफिक रूल जो है हमें पढ़ने चाहिए। अगर आप पढ़े लिखे हैं आप पढ़ें, और अगर सिग्नल बंद भी है ना तो आपकी अखलाकी जिम्मेदारी है, वो आपकी सेफ्टी के लिए बंद है। बिल्कुल कि जनाब अगला बंदा गुजर जाए फिर आप जितनी मर्जी आपको जल्दी हो, इससे ज्यादा जो लोग वन अब जगह जगह उन्होंने अपने बाइकर्स के लिए एक अलहदा लेन जो है वो उन्होंने उसका इंतखाब किया हुआ है कि आप बाइकर्स जो है वो इस लेन में चलें, बाइकर उसके अलावा नहीं जी सवाल ही नहीं पैदा होता। लोग यहाँ पर ट्रैफिक, तो हमारी तो अपील है कि भाई इन चीजों को फॉलो करें, क्योंकि अपना अगर भी यहाँ फायदा पर रोड्स सोचें, को शादा किए जा रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी लेकर आई जा रही है, ट्रैफिक मसाइल हल करने के लिए बस ये कि रोड प्लानिंग के ऊपर ना मेरा ख्याल है कि ये शामिल तो करते होंगे ट्रैफिक पुलिस को। रोड प्लानिंग के ऊपर ट्रैफिक पुलिस का बंदा जो है वो PC1 में उसकी राय लाजमी होनी चाहिए, क्योंकि रोड के बारे में वो रह गई बात जहां तक हमने ट्रैफिक कवानीन की किया, और वाकई में एग्री करूंगी इनको थोड़ा सा सख्त करने की जरूरत है, क्योंकि आप जितने मर्जी अंडरपासेस बना लें, कुछ शादगी की तरफ चले जाएं, राहें हमवार करें, खोलें कि लोगों को यहाँ पर ट्रैफिक मसाइल का सामना ना हो। जब तक लोगों में ट्रैफिक कवानीन की सेंस नहीं होगी, डर खौफ नहीं होगा कि उनको चालान हो जाएंगे, तब तक ये मसला हल नहीं होगा। हम ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। एक बार फिर से शो में खुश आमदीद कहेंगे। अगली खबर की तरफ बढ़ना है जी। हमने अब बात करनी है
शहर में हालिया महंगाई की, और ये सिर्फ यहाँ तक महदूद नहीं है जी। हमने आटे की कीमत बताई है, अभी तो शहजाद की कल की परसों की खबर थी जी मसाला जात की कीमतों में इजाफा, उनके ईद आ रही है। अब प्याज, लहसुन, अदरक की कीमत में इजाफा, ये सब चीज़ें रूटीन का हिस्सा हैं। लेकिन 20 किलो आटे का थैला 2600 रुपये का हो गया है खोखर साहब। जी बिल्कुल, ये बड़ी अफसोसनाक बात है कि 20 किलो का थैला जो आटे का 26 रुपये का हो गया है। और हालांकि जो गवर्नमेंट ने पिछले दफ़ा ये पिछले रमज़ान में था कि आटे पर जो फ्री आटा तकसीम किया था, तो उसके बाद गवर्नमेंट को चाहिए था कि आटे की कीमत को कंट्रोल करती, तो आटे की कीमत को बढ़ने ना देती। आपकी कल खबर थी, असल वजह उसकी ये है कि जनाब जब ये कोटा ख़त्म करेंगे ना मिलों का, तो मिलने ऑटोमेटिकली आता है। अब इन्होंने ये किया कि जो मिलों का कोटा जो है वो खत्म कर दिया फूड डिपार्टमेंट ने, उनको ओपन बिडिंग के तहत जो है ना गंदम दी जाएगी। इस वक्त 3900 रुपए के हिसाब से जो है ना फी मन जो है ना गंदम दी जा रही है फ्लोर मिलों को, और इस हवाले से हुकूमत को चाहिए अब जो पहले आटा था वो महंगा हो गया, अब आगे मजीद गंदम का जो कोटा अभी शुरू नहीं हुआ, इस वाले से लोगों को जो खासतौर पर जब इसका नुकसान क्या होगा कि रोटी महंगी हो जाएगी, और रोटी महंगी हो जाएगी तो एक मजदूर जो है या दिहाड़ीदार बंदा जो है या जो खाना खाता है, को हर बंदा खाना खाता है, इसमें कोई नहीं, तो घर में जो है ना किचन का जो खर्चा है वो बढ़ जाएगा। इस वाले से हुकूमत को चाहिए कि महंगाई कंट्रोल करने के लिए कम से कम, चलो और बाकी चीज़ों पर कंट्रोल नहीं होता, तो जो जिसके बगैर बंदे का गुजारा नहीं हो सकता, जिसकी चीज़ के बारे वो है रोटी। रोटी तो सस्ती करे ना, बिल्कुल ऐसे। ताकि खोखर साहब हमारे मुल्क में ना जो सबसे एक बड़ा अलमिया और पाकिस्तान को नुकसान देने वाली चीज़ जो है वो ये है पाकिस्तान का माफिया। पाकिस्तान को माफिया ने घेर रखा है। बिल्कुल। तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन ने बात वो अपनी हुकूमत में भी करते थे ना कि उनको माफिया ने घेर रखा है, तो ये हकीकत है। जब भी कोई गवर्नमेंट आती है तो ये माफिया जो है ये सामने आ जाता है। क्यों? क्योंकि इस माफिया की जो बैक पे है वो सियासतदान है। सिंपल सी बात है, आप इनको हाथ नहीं लगा सकते। जिस दिन आपने इनकी आकड़ ख़त्म कर दी ना इस माफिया की, पाकिस्तान उसमें मेरा ख्याल है कि 50% तो आगे निकल ही जाएगा, वो तरक्की कर लेगा। आप इनकी आकड़ नहीं ख़त्म करते, आप ब्लैकमेल होते हो इनसे। बिल्कुल। अब ये जो फूड डिपार्टमेंट का काम कर रहा है कि आपने जो एक कोटा सिस्टम था हर मिल का, जो आपकी एक क्राइटेरिया के ऊपर पूरा उतरती है, आपने उसका कोटा ख़त्म कर दिया। अब आप ये कहते हैं कि ओपन बिड के ऊपर एक कानून के मुताबिक आपको जो है वो गंदम दी जाएगी ताकि उसकी ग्राइंडिंग हो और आटा मार्केट में आए, और ये आपने जो कदम उठाया है ये उसके समरात है। बिल्कुल ऐसे। सिंपल सी बात है कि जब आप एक खोखर साहब की मिल का कोटा बंद कर देंगे, खोखर साहब के 10 मिले दोस्त हैं, वो उनको कह देंगे यार ये मेरे साथ इन्होंने जाती किया तो आप इसका कुछ सद्देबाब करें, तो वो मिलकर आटा रोक लेंगे। ऐसे ही मार्केट में लोग जो हैं वो पिसरे होंगे। आप जब भी कोई पॉलिसी बनाएं, इसमें मैं ये नहीं कह रहा कि फूड के जो सेक्रेटरी हैं वो काम नहीं करे, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, जमान भट्टू साहब। तो आप जब भी किस तरह की पॉलिसी बनाएं तो इसके समरात या इसके आफ्टर शॉक्स जो है वो मद्देनजर रख कर कुछ करें। बिल्कुल ऐसे। अब ये फौरी तौर पर उन्होंने आटा महंगा कर दिया, या तो आपके पास इतनी स्ट्रेंथ हो, अफरादी क़ुव्वत इतनी हो कि आप लोगों को मार्केट में भेजें, जो आटा महंगा बेच रहा है उसके खिलाफ फौरी तौर पर जुर्माना करें। अब मजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी है। अब वज़ीर आला ने या सेक्रेटरी ने बार बार एक जगह पे जाके नहीं चेक करना कि हाँ भी आपको चीज़ सस्ती मिल रही है या नहीं। जो आपने टीम बनाई हुई है डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के अंदर, मजिस्ट्रेट बैठा हुआ है, प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ भी तो होती हैं ना, आप उनको मुतहर्रक करें कि खुदारा आप मार्केट्स में जाके निकलें, लोगों से चेक करें, जो महंगी चीज़ फरोख्त कर रहे हैं उसके खिलाफ एक्शन लें। ऐसे ही है, ये चीज़ हमें करने की ज़रूरत है। लेकिन एक्शन अली लेना किसने है? आटे की कीमत के साथ साथ यहाँ पे तो अभी मैंने जैसे शहजाद की खबर का जिक्र किया, आपको मसाला जात महंगे कर दिए गए हैं, आपके प्याज लहसुन की कीमत में। अब ईद के दिनों में आप देखिएगा बहाना ये होता है कि जी ईद की छुट्टियाँ हैं तो हम मंडियों में जाके सामान नहीं खरीद के लेकर आ रहे हैं। ये कौन करता है? ये ठीक है, ये जो क्या उसे कहते हैं जो व्यापारी बैठे हुए हैं मंडियों में, ये वही लोग करते हैं ना। तो इनको रोकना किसने? सरकार ने रोकना है। सही। सरकार में अगर वज़ीर आला हुक्म दे देता है तो आपकी जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है उसकी जिम्मेदारी है कि भाई आप जाके पकड़े उसको। हाँ, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी कि भाई पकड़े, क्यों आप मिडलमैन बने? जिम्मेदारियां पूरी नहीं करे तो मेरे ख्याल से इस पे अब वो जो बंदा बैठा हुआ वो भी ऐसे नहीं बैठा, उसके पीछे भी किसी एमएनए एमपी। बिल्कुल आपने
वेलकम बैक। खबर यह है, वजीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है और जेल अस्पतालों का इंतजाम महकमा सेहत के सपोर्ट करने की तैयारियां की जा रही हैं। क्यों ये डिसीजन लिया जा रहा है? अली, आपसे जानना चाहूँगी। काफ़ी देर का इन्होंने रिफॉर्म्स कमेटियाँ जो बनाई हुई हैं वज़ीर आला पंजाब ने, इन्होंने भी, क्योंकि उस्मान बुज़दार थे, उनकी तरफ से भी जेल रिफॉर्म्स के ऊपर काम किया गया। हमजा शहबाज आए, उन्होंने भी जेल रिफॉर्म्स के ऊपर बहुत काम किया। परवेज़ लाई साहब ने भी काम किया। अब मौजूदा जो वज़ीर आला पंजाब है, उनकी तरफ से भी वो जो इम्प्लीमेंट जो टास्क दिए गए थे उनको मुकम्मल करवाने के जो है वो काम करवा रहे हैं, ताकि जेलों के अंदर जो लोग मौजूद हैं, असीरन हैं, उनको फ़ौरी तौर पर रिलीफ जो है वो मिल सके। रिलीफ इस मद में, अगर वो टेक्निकल एजुकेशन हासिल करते हैं तो उनकी सज़ा जो है वो माफ़ हो सकती है। और जहाँ तक वहाँ पर तिबी सहूलियात की अगर बात की जाए तो हॉस्पिटल जो एक डिस्पेंसरी टाइप छोटी छोटी चीज़ें बनाई होती हैं, उनका निज़ाम जो है वो फ़ैसला ये किया है कि वो सरकारी हॉस्पिटल के सपोर्ट जो है वो कर दिया जाए। उसके बाद पे रोल के ऊपर एक बहुत बड़ा फ़ैसला वज़ीर आला पंजाब ने यह किया है कि अगर किसी कैदी का कोई लाहिकीन में से कोई उसकी किसी की डेथ हो जाती है तो अगर उसने वहाँ पर जाना है जनाजे में शिरकत करने के लिए, तो सुप्रिटेंडेंट जेल को ही ये इख्तियारात दे दिए गए हैं कि वो उसको पे रोल के ऊपर एक दिन के लिए जो है वो जाने की इजाज़त दे सकते हैं। वरना उससे पहले एक एप्लीकेशन फ़ाइल होती थी, होम सेक्रेटरी, DC लाहौर, इस तरह से वो एक सर्कल चलता था। लेकिन अब सुप्रीटेंडेंट जेल को उन्होंने इजाज़त दी है। उसके साथ ही टेली कम्युनिकेशन के हवाले से वहाँ पर इंटरनेट की फ्राहमी जो है वो उन्होंने फौरी तौर पर वहाँ पर फ्राहम करने की जो है हदायत दी है और कुछ जगह जेलों में कर भी दिया गया है। व्हाट्सएप वीडियो कॉल और इंटरनेशनल वीडियो कॉल करने की इजाज़त जो है वो तक दे दी गई है। तो ये साथ ही, क्योंकि रूम कूलर जो हैं, वार्ड कूलर वहाँ पे लगाने के हवाले से भी एक प्लान CNW का था, वो भी उन्होंने इजाज़त दे दी है कि फ़ौरी तौर पर, क्योंकि अब गर्मी और हबस बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है और वहाँ पर ज़रूरत है कि कैदियों को इस तरह उनका कि वो हवादार कमरों में रहें। AC तो नहीं फ्राहम कर सकते, अलबत्ता कूलर की ठंडी हवा तो कम से कम ले सकें। इसकी भी उन्होंने इजाज़त दे दी कि फ़ौरी तौर पर इस पर इम्प्लीमेंट जो है वो किया जा सके, क्योंकि इंटरनेशनल कवानीन में भी यही है कि आप जो कैदी हैं उनके साथ आपका इखलाक जो है और आपकी जो गवर्नमेंट की तरफ से जो ज़िम्मेदारी है वो ये कि उनको सहूलियात दी जाएँ जो कि इंटरनेशनल कवानीन के मुताबिक है। और वज़ीर आला पंजाब ने उनके खाने के मामले के हवाले से जो जेल हुकाम की तरफ से बजट डिमांड की गई थी, उस डिमांड पर भी उन्होंने महकमा दाखिला को कहा है कि दोबारा से इसको रीमेंड करके पॉलिसी लेकर आएँ और प्रपोज़ल लेकर आएँ, ताकि बजट जो है वो फौरी इनको मिल सके और खाना जो है वो वहाँ पर नहीं रुकना चाहिए। जो भी खाने की सहूलियात, जो भी एक मेन्यू है वो अच्छा मेन्यू बना के उनको खाना जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करें। ठीक है जी बिल्कुल, आपने ये खबर पढ़ी है कि जेल अस्पतालों का निज़ाम महकमा हेल्थ के स्पुर्द करने की तैयारियां हो रही हैं। तो अना, मैं आपसे पूछता हूँ कि महकमा हेल्थ से पहले तो अस्पताल चल नहीं रहे, अब जेलों के अस्पताल लेकर ये कैसे चलेंगे? आप ये देखें, फिर मेरी पूरी बात सुने। आप किसी भी आप दूर दराज का तो जिक्र ही ना करें, देहाती इलाकों का तो जिक्र ही ना करें, वहाँ तो डॉक्टर ही नहीं आते, ना नर्सें आती हैं, ना स्टाफ आता है, ना दवाइयाँ होती हैं। अब CM साहब जो है खुद इन्होंने चेक किया, चिल्ड्रन अस्पताल और शादरा अस्पताल चेक किया, म्यू अस्पताल चेक किया, म्यू अस्पताल चेक किया, सर्विसेज चेक किया, और CM साहब खुद दुहाई दे रहे हैं कि दवाइयां नहीं है, अस्पतालों में टूटियां का पानी नहीं है, बाथरूम साफ नहीं है और नर्सें ड्यूटी पर नहीं है। और अब ये लाहौर शहर था जहां पर CM खुद रहते हैं, तो जो देहाती इलाके हैं, तहसील हैं, जिले हैं या दही इलाकों में जो अस्पताल है उनका तो जिक्र ही किया। अब अस्पताल में अगर जेल में एक अस्पताल है तो उस अस्पताल को लुक आफ्टर उसका जेल का सुप्रीडेंट करता है और उसके बाद IG जेल, उसके बाद होम डिपार्टमेंट करता है। चलो उनके ऊपर एक सुपरविजन तो है, डॉक्टर की हाजिरी तो यकीनी है ना जेल के अस्पताल में। अब अगर हेल्थ डिपार्टमेंट के तो हेल्थ डिपार्टमेंट सुपरविजन किस तरह करेगा? अब जेल का सुप्रीडेंट तो ये है कि सुबह करता है 8 बजे डॉक्टर की हाजिरी लगा लेता है रजिस्टर में कि डॉक्टर आया या नहीं, 4 बजे डॉक्टर को बाहर निकाल देता है कि तुम्हारा ड्यूटी पूरी हो गई है। तो हेल्थ डिपार्टमेंट कैसी टीमें जाया करेंगी? जेलों में जाकर अस्पताल चेक किया करेंगी। लिहाजा जेलों के जो अस्पताल है वो जेलों के सुप्रीडेंट के मुताबिक करने चाहिए और सुप्रीडेंट को चाहिए वो उसका डॉक्टर का रिपोर्टिंग अफसर बने, वो उसकी हाजिरी चेक करे, दवाइयों का अवेलेबिलिटी चेक करे, उसके बाद महकमा जो जेल है उसकी टीमें जाकर ना जेलों के अस्पतालों को चेक करे। महकमा हेल्थ से चलेंगे नहीं अस्पताल जेलों के। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। साहब, ये वो चीज़ नहीं है जो आप समझ रहे हैं। बेसिकली ये कि हॉस्पिटल्स के जो मैटर्स होते हैं जेलों के अंदर, उसको डॉक्टर ने ही देखना होता है, सुप्रीडेंट ने तो आके इंजेक्शन नहीं लगाना। वहाँ पे कोई बड़ा हॉस्पिटल टाइप सिस्टम नहीं होता, वो 5-6 बेड वहाँ पे लगे होंगे या 10-15 बेड लगे होंगे। वहाँ पे जो 1-2 डॉक्टर्स की ज़रूरत होती है। असल मसला ये है वहाँ पे कि जो मेडिकल टेस्ट वगैरह वहाँ पे होते हैं उनकी ज़िम्मेदारी के हवाले से जो है वो ये प्लान बनाया गया है। अब वहाँ पे हॉस्पिटल का निज़ाम जो है उनको बजट भी मिल रहा होता है, मेडिसिन भी अवेलेबल होती है। अगर कोई क्रिटिकल होगा तो वो बाहर हॉस्पिटल में चला जाएगा। बेसिकली तो निश्चित स्टेज के ऊपर जो इनको एक फर्स्ट एड वाली बात होती है ना
ये वहाँ पे वो प्रोवाइड करनी होती है। ये वो वाला सिस्टम नहीं है जो आप समझ रहे हो। और आपकी बात में ठीक है, मैं मुत्तफिक हूँ कि बाहर के हॉस्पिटल तो आपसे ठीक नहीं हो रहे और आप जेलों के हॉस्पिटल ठीक करने लगे, तो खुदारा अब ये ना हो कि ये अंदर वाले जेलों वाले हॉस्पिटल भी। हाँ, मेरे पास अली सिर्फ 1 मिनट है। निजी अस्पतालों की तिब्बी मेयार से दर्जाबंदी के लिए 8 रुकनी कमेटी कायम की गई है। मुझे इस खबर के बारे में थोड़ा सा बता दें, क्या करने जा रहे हैं? देखिए, ये हॉस्पिटल के बारे में अब ऐसी कमेटियाँ बना के तो मजाक वाली बात ही है। अब कैसे दर्जाबंदी? आप वहाँ पे इलाज बेहतर करें, सिंपल सी बात है। जब आप वहाँ पर लोगों को इलाज देंगे, लोगों से फीडबैक लेंगे, वो होती है असल दर्जाबंदी। बिल्कुल। आप इक्विपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को देख के दर्जाबंदी कर देंगे। आप जो सहूलियात दे रहे हैं लोगों को, आप उसके ऊपर दर्जाबंदी करें, लोगों का फीडबैक लें। जिस दिन आपने लोगों का फीडबैक ले लिया ना, आप समझिए उससे तरक्की कर जाएंगे। अगर आप अफसरान के ऊपर या इन कमेटियों के ऊपर मुनहसर होंगे तो फिर आप इंफ्रास्ट्रक्चर को, फिर आप कुछ नहीं कर सकेंगे। वक्त कम है अली, थैंक यू सो मच खोखर साहब, आपके वक्त का भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हम ब्रेक और हेडलाइंस के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। आप लोग सब जानते हैं कि पंजाब में खसरा से बचाव के लिए हिफाजती मुहिम का आगाज़ किया गया। 6 रोज़ा ये मुहिम थी जिसका आज आखिरी रोज़ है। सो हमने आपके साथ मैक्सिमम इंफॉर्मेशन शेयर करनी है कि खसरा बेसिकली है क्या, इसकी वजूहात क्या हैं और इसके साथ साथ इसकी अलामात क्या हैं, फिर इसका तरीका इलाज क्या है, कौन सी एज के जो बच्चे हैं वो ज़्यादा इसके लिए जो है ज़्यादा उनको चांसेस होते हैं खसरा होने के। फिर कुछ लोग कहते हैं कि हमने तो वैक्सीनेशन बच्चों की करा लिया, हिफाजती टीकों का प्रोग्राम पूरा हो गया है, तो अब मुहिम के दौरान जो ये टीके लग रहे हैं ज़रूरत नहीं है हमारे बच्चों की। और फिर कुछ लोग कहते हैं हमारा बच्चा तो बिल्कुल तंदुरुस्त है, इसको पता नहीं लेके जाने की ज़रूरत है भी या नहीं है। खसरे के हवाले से जो ये हिफाजती इंजेक्शन लग रहे हैं ये तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सो आज हम माहिरीन की राय शामिल करेंगे और आपको बताएंगे कि कितना ज़रूरी है ये, तरीका इलाज क्या है, और फिर अभी भी जो लोग वो मिथ्स को फॉलो करते हैं उस हवाले से हमारे मेहमान क्या कहेंगे। आपके साथ तारुफ कराना चाहूँगी, हमारे साथ चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर याकूब काजी मौजूद हैं। शो में वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। कितना ज़रूरी है लोगों को इसके बारे में बताना, इन्फॉर्मेशन शेयर करना, और ये जो खुसूसी मुहिम चल रही है इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, खसरा एक बड़ी खौफनाक बीमारी है। यूँ तो ये हर उम्र के लोगों को हो सकता है। अच्छा। लेकिन ज़्यादा बच्चे मुतासर होते हैं और बच्चों में भी 1 से 2 साल की उम्र के बच्चे ज़्यादा मुतासर होते हैं। 4 माह की उम्र के बाद तमाम बच्चे इसका शिकार हो सकते हैं। ठीक। पुराने ज़माने में लोग कहते थे कि खसरा की खुशबू आ जाए जिस घर में तो खसरा फैल जाता है। एग्जैक्टली। ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन का। ठीक है। यानी इसके वायरस के ज़रात मरीज़ के इर्द गिर्द होते हैं और ये एक वन ऑफ द मोस्ट इन्फेक्शस यानी सबसे ज़्यादा मुतद्दी मर्ज़ है। यानी इसके कांटेक्ट होने के बाद सेहतमंद बच्चे का बचना काफ़ी मुश्किल होता है। अनलेस उसको वैक्सीनेशन हुई हो, हिफाजती टीका लगाओ, फिर भी जो आप अभी बात कर रही थी इजाफी टीके की कांटेक्ट के बाद 72 आवर्स में ज़रूरत होती है। जितना जल्दी लगे बेहतर होता है। खसरा हर उम्र के बच्चों में होता है और इसका वायरस जिस्म में दाखिल होने के बाद ज़ाहिर है मरीज़ से या फ़िज़ा से, एनवायरनमेंट से आता है। तकरीबन 5 से या 4 से 7 दिन के अंदर इसकी इलामात आना शुरू हो जाती हैं। इसकी इलामात शुरू में बड़ी वेग होती हैं, यानी इतनी वाज़ेह और नहीं होती, मुबहम होती हैं। जैसे बच्चा बेचैन होना शुरू हो जाता है, खाना पीना छोड़ देता है, बुखार होना शुरू हो जाता है, उसकी आँखों और नाक में से पानी बहना शुरू हो जाता है, स्नीजिंग जिसे छींकें कहते हैं वो आना शुरू हो जाती हैं। बच्चे के पेट में डिस्टर्बेंस होना शुरू हो जाती है, पेट में मरोड़ उठना या साल की कैफियत, फिर उसके सांस में दुश्वारी, खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, और इसमें बुखार की शिद्दत बढ़ती चली जाती है। सही। और ये 3 से 5 दिन में बुखार की शिद्दत बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाती है और फिर खसरे के आसार नमूदार होना शुरू हो जाते हैं जो आम फहम आदमी को समझ आते हैं। यानी जिस्म के ऊपर रैश आना शुरू हो जाता है। जिस तरह बहुत शदीद गर्मी दाने होते हैं उस तरह का रैश अमूमी तौर पे कानों के पीछे से और नेक से शुरू होता है और पूरे जिस्म पे फैल जाता है। जैसे जैसे ये खसरा 2 दिन में निकलता जाता है बुखार की शिद्दत कम होना शुरू हो जाती है। ठीक है। उस हिद्दत और शिद्दत की कमी के साथ साथ अमूमी तौर पे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी चेस्ट इन्फेक्शन की इलामात बढ़ती चली जाती हैं। यानी बच्चे को खांसी होना शुरू हो जाती है। सबसे मुश्किल बात ये होती है कि बच्चा खाना पीना छोड़ देता है, डिहाइड्रेट हो जाता है, साल की कैफियत होती है। अमूमी तौर पे जो बच्चे ग़िज़ाई कमी का शिकार होते हैं उनमें खसरे की शिद्दत बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा। जो माँ के दूध पे नहीं होते उनमें शिद्दत बहुत ज़्यादा होती है।
जो बच्चे किसी अंडरलाइंग बीमारी में से गुजर रहे होते हैं उनके अंदर इसकी शिद्दत बहुत ज़्यादा होती है, और ये जानलेवा भी ऐसे बच्चों में होती है जो मेल नॉरिश्ड होते हैं, ग़िज़ाई कमी का शिकार होते हैं। हमारे यहाँ विटामिन ए डिफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है जी, और इसका ताल्लुक इसकी शिद्दत का और पेचीदगियाँ जो पैदा होती हैं इनका ताल्लुक विटामिन ए डिफिशिएंसी से बहुत ज़्यादा है। ठीक, इसीलिए इसके इलाज का भी एक अहम हिस्सा विटामिन ए सप्लीमेंटेशन भी है। ठीक है, सही। अच्छा जी डॉक्टर साहब, मुझे ये बता दीजिएगा मैक्सिमम मिनिमम ये कितना टाइम लेता है, और इसके लिए फिर इलाज आप क्या रिकमेंड करते हैं? क्योंकि लोग कहते हैं अच्छा जी आपने इसको ठंडी हवा में नहीं रखना, एसी बिल्कुल बंद कर दें, गर्म साइड पे आपने बच्चे को रखना है, ढांप के रखना है। ये एक बड़ा गलत तस्वर है जी, कि बुखार में बच्चे को गर्म रखना, किसी भी बुखार में। ये तो ऐसे ही है जैसे आप चाय को ठंडा करना चाहें तो आप उसके ऊपर से टिकोजी उतार देते हैं और कपड़े उतार देते हैं, उसको खुला रखते हैं। इंसानी जिस्म के अंदर भी जब आप चाहें कि इसकी हिद्दत कम हो तो इसको खोल के रखना, ठंडे माहौल में रखना, पंखे के नीचे रखना, सहूलत हो तो एसी में रखना, या वक्त ज़रूरत पट्टियाँ करना, क्योंकि तेज़ बुखार की हिद्दत और शिद्दत जो है वो जिस्म के बहुत सारे अज़ा को नुकसान पहुंचाती है। सही। तो इसलिए बच्चे का बुखार कम करना बहुत ज़रूरी है, जो भी वसाइल हों, जो भी समझ हो उसके मुताबिक, और पैरासीटामोल इस्तेमाल करके और बच्चे को ठंडी जगह पे रख के उसका बुखार कम करना चाहिए। सही। दूसरा ये है कि ऐसे बच्चे को विटामिन ए फौरी तौर पे उसकी सप्लीमेंटेशन होनी चाहिए, ठीक, और वो अपने करीबी डॉक्टर या मरकज़ से 1 लाख से या 50,000 से 2 लाख यूनिट्स तक उसको 2 दिन के अंदर देने चाहिए, उससे इसकी पेचीदगियाँ कम हो जाती हैं। ठीक, तीसरी बात यह है कि अगर बच्चे को आप बहुत ज़्यादा शिद्दत और बुखार और गर्मी में रखेंगे तो कई दफ़ा बच्चों को दौरे की कैफियत फिट्स पड़ना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, तो और इससे बचाने के लिए सबसे अहम बात यह है कि बच्चे को ठंडे माहौल में रखा जाए और उसका टेम्परेचर कंट्रोल रखा जाए। ठीक, जहाँ तक ग़िज़ाई ज़रूरियात का ताल्लुक है, नेचुरली बच्चा मतलब बहुत ज़्यादा अगर बुखार और हिद्दत शिद्दत में है तो वो ग़िज़ा कम लेगा, लेकिन आपको थोड़ा थोड़ा उसको पानी, क्लियर फ्लूइड्स और आम रूम टेम्परेचर पे या थोड़ा बहुत ठंडा पानी, निमकोल, जो भी सहूलत आपको, जूस वगैरह उसको देते रहना चाहिए, सही, क्योंकि इससे जिस्म में पानी की कमी होने का बहुत ज़्यादा इम्कान होता है। सही, बाकी खाना पीना बच्चे का कम होता है, लेकिन थोड़ा बहुत उसकी पसंद के मुताबिक उसको खाना पीना एनकरेज करना चाहिए। सही, खाना बहुत ज़रूरी है, सही। दवाइयाँ इतनी ज़रूरी नहीं हैं जितना उसका खाना पीना, पानी की कमी और बुखार की शिद्दत को कंट्रोल करना ज़रूरी है। सही। डॉक्टर साहब ये बताइएगा इसकी रीज़न क्या होती है? हर बीमारी के पीछे एक वजह होती है ना, तो हम तो ज़्यादा मिथ्स ही सुनते हैं इसको लेके कि फ़लाँ को हुआ था घर में तो इसको भी हो गया, इसको भी हो गया। सो कोई एनी स्पेसिफिक रीज़न? देखिए, वायरल इन्फेक्शन का तस्वर ना कोरोना ने बहुत लोगों में क्लियर कर दिया है। एग्जैक्टली। तो अब लोग उसके ऊपर खुदा की तरह ईमान ले आए हैं कि वायरल इन्फेक्शन मौजूद है। बिल्कुल वरना ऐसे वो ही। गर्मी सर्दी के चक्कर में ही हम रहते थे, गर्मी हो गई, सर्दी हो गई। तो ये वायरल इन्फेक्शन है, एक दूसरे से मुंतकिल होती है, ठीक है। और उन बच्चों में ज़्यादा होती है जो वैक्सीनेटेड नहीं होते या वैक्सीनेशन के लिए कोऑपरेट नहीं करते। ठीक है। और घर में एक बच्चे को आ जाए तो फिर ये दूसरे बच्चों को, और मतलब वहाँ पे लोगों को सोशली विजिट भी नहीं करना चाहिए, और उनको चाहिए कि बच्चे को लेके दूसरों के घरों में ना जाएं, क्योंकि ये ज़्यादा मतलब दूसरों को भी मुंतकिल होने का खदशा होता है। तो इसकी वजह तो वायरल इन्फेक्शन ही है, और इसको दुनिया ने प्रिवेंट कर लिया है वैक्सीनेशन से, मैस वैक्सीनेशन से, लोगों की एजुकेशन से, तालीम से। और हमारे यहाँ ख़ुसूसी तौर पे विटामिन ए सप्लीमेंटेशन वैक्सीनेशन के अलावा बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। आप क्या रिकमेंड करना चाहेंगे? जिस तरह हमने पोलियो के कतरे बार बार जब मुहिम चलती है अपने बच्चों को पिलाने ही पिलाने हैं, सो मुहिम जब चले हमने ये वैक्सीनेशन भी अपने बच्चों को लगवानी ही है? जी, हर सूरत लगवानी है। ठीक है। ये इजाफी डोज बहुत ज़रूरी है। लोगों की इस लाइल्मी की वजह से हमारे बहुत सारे नुकसान हो जाते हैं, बहुत सारी कीमती जानें इस दुनिया में, और बहुत सारे छोटे फूल मुरझा जाते हैं। बिल्कुल। उसमें मैं समझता हूँ हमारी लापरवाही, कोताही और लाइल्मी शामिल है। सही। तो ये आपकी वसातत से मैं लोगों को बताना चाहूँगा कि जब भी वैक्सीनेशन की मुहिम शुरू होती है तो बिला तफरीक इसकी वैक्सीनेशन में हिस्सा लिया करें और अपने बच्चों को सबसे पहले वैक्सीनेट करवाएं। बिल्कुल। अच्छा जी, कुछ लोगों का डॉक्टर साहब 2-3 दिन में रिकवरी हो जाती है, कुछ बच्चों में हम देखते हैं ये प्रोलॉन्ग भी हो जाते हैं, तो क्या इम्यूनिटी से रिलेट करती हैं चीज़ें बच्चों की? जी, ये एक्चुअली मॉडिफाइड मीज़ल्स भी होते हैं, जहाँ वैक्सीनेशन हुई हुई है, बच्चे की क़ुव्वत मुदाफ़त अच्छी है, बच्चा माँ के दूध पे है, तो उसको हो सकता है बहुत मामूली सा बुखार हो, मामूली सा रैश हो और उस वजह से गुजर जाए। ठीक। लेकिन कुछ बच्चों में बड़ी शदीद बीमारी के असरात नज़र आना शुरू हो जाते हैं। इसमें जो खौफनाक चीज़ है, जो जानलेवा साबित होती है,
वो एक तो निमोनिया है खसरे के साथ, ये वायरल निमोनिया होता है और एंटीबायोटिक्स के साथ ठीक नहीं होता। और दूसरा इसमें दिमाग की झिल्ली में सोजिश है, एन्सेफेलाइटिस उसको कहते हैं। सही। दिमाग और दिमाग की झिल्ली के अंदर सोजिश हो जाती है और इनमें मतलब तकरीबन 100 में से 15 बच्चे नहीं बचते जब दिमाग में सोजिश हो जाती है, और बहुत सारे बच्चे ज़हनी तौर पे माजूर हो जाते हैं। इसी तरह ये निमोनिया जो है, तो इनकी पेचीदगियों से बचने के लिए बेहतर ये होता है कि जैसे ही बच्चा अगर खसरे में दाखिल होता है या इस तरह की इलामात पैदा होती हैं, तो आप अपने करीबी मुआलिज से या करीबी सरकारी हस्पताल में जहाँ पे तमाम ये सहूलतें मुयस्सर हैं, बच्चे को लेके जाएं और उसका मुआयना करवाएं और इन पेचीदगियों से बचने की कोशिश करें। फौरी तौर पर जाने की आपको ज़रूरत होती है। एहतियात क्या है अगर बच्चे की स्किन पे दाने निकले हैं, हम देखते हैं खारिश वगैरह का एलिमेंट होता है, कुछ मेडिसिन लगाने वाली भी रिकमेंड की जाती है? इस पे बहुत ज़्यादा स्किन के ऊपर लगाने वाले लोशंस की ज़रूरत नहीं होती। जहाँ खारिश वगैरह होती है वो स्केबीज़ होती है, जिल्द की जुएँ होती हैं, या मतलब जिल्द की और बीमारियाँ होती हैं, कुछ ऐसे रैश होते हैं, वायरल इन्फेक्शंस होती हैं जिनके साथ जिल्द में खारिश भी होती है। तो इसलिए बेहतर ये है कि अगर जिल्द में खारिश वगैरह साथ हो रही हो तो अपने मालिज से रब्ता ज़रूर करें। अदरवाइज़ इसमें स्किन में लगाने की ज़रूरत नहीं होती। बच्चे को नहलाने का बहुत मतलब कॉन्सेप्ट होता है कि नहलाना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। और एक अहम बात यह है कि खसरा होने के 4-6 हफ्ते बाद तक बच्चे की क़ुव्वत मुदाफ़त बहुत कम हो जाती है और बच्चा दूसरी बीमारियों का शिकार होने का भी चांसेस बढ़ जाते हैं। और इस वजह से ऐसे बच्चे को 2-4 हफ्ते उसके बाद भी उसकी खुराक, उसकी इम्यूनिटी बेहतर करने के जो तरीके हैं, और अगर बीमार हो तो फौरी तौर पे डॉक्टर से रब्ता करने की बहुत ज़रूरत होती है। सही। डॉक्टर साहब, ये वायरल इन्फेक्शन जो हैं इनसे बचाव के लिए ना सिर्फ खसरा, बाकी जितने भी वायरल इन्फेक्शन हैं, आपको अपने बच्चे की इम्यूनिटी बूस्ट करने की तरफ ध्यान देना है। ऑब्वियसली अगर क़ुव्वत मुदाफ़ियत, क्योंकि हमने कोरोना में ये सब चीज़ें सीखी, तो आपके ऊपर अगर बीमारी अटैक भी करती है तो वो बाकियों के निस्बत कम उसका रिएक्शन देखने में आता है। तो क्या रिकमेंड करना चाहेंगे ख़ास तौर पर बच्चों की डाइट के हवाले से? सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि एक तो ब्रेस्ट फीडिंग बड़ा ज़रूरी है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ब्रेस्ट फीडिंग का इंसिडेंस बहुत कम होता जा रहा है और बच्चे क़ुव्वत मुदाफ़त से महरूम हो जाते हैं। फिर ये है 4 से 6 माह की उम्र के दौरान बच्चे को दूसरी खुराक शुरू करनी चाहिए। खुराक में अक्सर जो चीज़ें कम होती हैं वो फलाद, आयरन कम होता है, वाइटामिन्स कम होते हैं। ये चीज़ें दालों में, गोश्त में, कीमा में, कलेजी में, इस तरह की चीज़ों में होती हैं जो रिच इन आयरन होती हैं। लोगों का कॉन्सेप्ट होता है कि वो सेब का जूस निकाल के देना शुरू कर देते हैं या कुछ ऐसे। फ्रूट जूसेस भी ठीक हैं, लेकिन जो सॉलिड डाइट है वो बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है उसकी इम्यूनिटी को बेहतर करने के लिए। फिर वाइटामिन सप्लीमेंट्स भी ज़रूरी हैं, पर्टिकुलरली वाइटामिन ए और डी हमारे यहाँ बहुत इसकी कमी है बच्चों में। जो बच्चे वाइटामिन डी डेफिशिएंट होते हैं इनके अंदर हड्डियाँ भी कमज़ोर होती हैं और क़ुव्वत मुदाफ़त भी कम होती है, और ये बच्चे बहुत जल्दी बीमारियों का शिकार होते हैं, और बीमारी का शिकार होने के बाद उसमें निकलने में बहुत दुश्वारी होती है, क्योंकि उनका बीमारी के अगेंस्ट लड़ने वाला निज़ाम जो है, जिसको क़ुव्वत मुदाफ़त कहते हैं, वो बहुत कमज़ोर होता है। तो उसको बूस्ट करने के लिए वाइटामिन ए और डी स्पेशली, और दूसरे वाइटामिन और स्पेशली आयरन, हमारे बच्चे मतलब 60-70% या उससे भी ज़्यादा बच्चे इन कमियों का शिकार होते हैं, ख़ुसूसी तौर पे आयरन की कमी का। जो बच्चे सिर्फ दूध पी रहे होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर और लागर होते हैं, क्योंकि उनमें बाकी ग़िज़ाई अज्जा कम होने की वजह से उनकी क़ुव्वत मुदाफ़त कमज़ोर होती है। सही सही। सो मैसेज क्या डॉक्टर साहब देखने वालों को देना चाहेंगे आज के दिन की मुनासबत से, जो ख़ुसूसी मुहिम का आज आखिरी रोज़ है, और इसके अलावा भी पेरेंट्स के लिए स्पेशल मैसेज? मैं वालिदैन से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि एक तो अपने बच्चों को हिफाज़ती टीके ज़रूर लगवाएं। दूसरा ये है कि बीमारी की सूरत में घर में इंतज़ार ना करते रहें, और बच्चे को अगर कोई मतलब बीमारी आ गई है तो अपने मुआलिज से रब्ता करें, क्योंकि छोटे बच्चों में जिनमें ख़ुसूसी तौर पे हमारे यहाँ मेल न्यूट्रिशन की वजह से, क़ुव्वत मुदाफ़त की कमी की वजह से बीमारी बहुत तेज़ी से फैलती है, और फिर हम जैसे मैंने पहले कहा है कि बहुत अपना कीमती सरमाया कई दफ़ा खो देते हैं या उसमें बड़ी प्रॉब्लम्स पैदा हो जाती हैं। और अगर माँ बाप इस सिलसिले में तावन करें तो हुकूमती ज़राए फ्री वैक्सीनेशन कर रहे होते हैं, तो उसके साथ और ग़िज़ाई सहूलियात के अलावा जो इन्फॉर्मेशन अबाउट न्यूट्रिशन ग़िज़ा के बारे में, उसकी भी सहूलत गवर्नमेंट के इदारों में, तमाम चिल्ड्रंस डिपार्टमेंट्स में, बच्चों के अमराज के महकमों में मौजूद है। वहाँ से इस्तिफ़ादा करके अपने बच्चे को बेहतरीन खुराक दें जो उनके वसाइल के अंदर है। ज़रूरी नहीं हर बच्चा हर रोज़ गोश्त खाए, इवन दाल में भी बहुत अच्छे प्रोटीन्स और आयरन होता है। तो उस ग़िज़ाई कमी का को प्रिवेंट करने के लिए जो तदारक या दो तदबीर है वो करें।
और नेचुरली अपने बच्चे को एक सेहतमंद माहौल देंगे तो बच्चा सेहतमंद पैदा होगा और सेहतमंद कौम बनेगी, और ये बच्चे हमारा मुस्तकबिल हैं और इनकी खुशियों के साथ ही हमारी खुशियाँ मुंसलिक होती हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। सो इस सब चीज़ का आपने ध्यान रखना है, और जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा कि खसरा की सूरत में जो जो एहतियात बताई है और जिस तरह जिन सूतों में फौरी तौर पर आपने डॉक्टर से रिजू करना है तो उस पर प्लीज़ वेट मत कीजिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ब्रेक के बाद हम आपको ज्वाइन करेंगे। हम आगे बढ़ेंगे और जी जैसे कि ईद की आमद है, वक्त का मुकाबला सख्त है, लेकिन अभी भाव ताव चल रहे हैं। बहुत ही कम लोग ऐसे हैं इवन हमारे रिश्तेदारों में जिन्होंने कुर्बानी के जानवरों की ख़रीदारी भी कर ली है। सो अभी लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि शायद कीमत कम हो जाए। हमने अभी जाना है LD एवेन्यू मंडी, वहाँ पर देखते हैं कि क्या सूरत हाल है, भाव ताव किस तरह से हो रहा है, बकरों की कीमतें क्या हैं, गाय की कीमत क्या है, छतरों की कीमत क्या है। मायदा हमारे साथ है। मायदा, रफली आइडिया दे दें कि यहाँ पर अगर लोग आ रहे हैं ख़रीदारी के लिए तो कीमतों का रुझान क्या है। अभी गर्मी है, इंतज़ामात कैसे हैं। अभी एक अफसोसनाक खबर हमने अपने नाजरीन के साथ शेयर की है कि जी दम घुटने से बकरे जाम बहक हुए। बहुत एहतियात करें अपने कुर्बानी के जानवरों की, जो लोग घर भी ला रहे हैं मंडियों में भी। सो हमें इंतज़ामात भी बताइएगा और रुझान भी बताइएगा मंडी का क्या है। वो एक टर्म सुनते हैं मंडी बहुत चढ़ गई है। सो अभी क्या हालात हैं? बिल्कुल है ना, जिस तरह आपने बताया अभी जो हमने भी बकरों की न्यूज़ सुनी उसकी रीज़न ये बताई जा रही है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है और वाकई ही आज जो बाहर का टेम्परेचर अगर देखा जाए तो इंतहाई दर्जे सूरज जो है वो अपनी आंखें दिखा रहा है। साथ ही मंडी के हवाले से अगर आपको बताते चले, मेरे कैमरामैन सजाद अहमद आपको दिखाएंगे, आप खुद देख सकती हैं कि आज मंडी जो है, मवेशी मंडी जो LDA एवेन्यू में लगाई गई है वो बिल्कुल सुनसान पड़ी हुई है। यहाँ पर कोई ग्राहक देखने में नज़र नहीं आ रहा। वजह ये बताई जा रही है कि बकरों की और बैल की, ऊंट की कीमत ही इतनी ज़्यादा है यहाँ पर। 2-2, 3-3 लाख से जो है वो कीमतें, कोई स्टार्ट ही नहीं हो रहा एक नॉर्मल बकरा। तो उसके बाइस भी जो यहाँ पर है खरीदारों का बिल्कुल भी रश देखने में नज़र नहीं आ रहा। आप खुद देख सकती हैं कि किस तरह आज मंडी जो है वो सुनसान पड़ी है। साथ ही साथ आपने ये भी देख लिया, और यहाँ पर जो व्यापारी हैं वो भी हैरान परेशान यहाँ पर बैठे हुए हैं कि यहाँ पर कोई सहूलियात उनको मुयस्सर नहीं की जा रही है। वो बेचारे यहाँ से दूर दराज से अपने बकरे, अपने जानवर जो है कुर्बानी के लिए लेकर आए हैं कि वो बेचेंगे, कुछ उनको भी मुनाफा होगा, लेकिन वो भी देखने में नज़र नहीं आ रहा। अभी यहाँ पर एक व्यापारी भी अच्छा खासा शिकवा करते हुए दिखाई दे रहे थे, उनसे हम बात भी कर लेंगे। क्या सहूलियात की यहाँ पर अदम फ्राहमी देखने में नजर? इधर भी कोई सहूलियात भी नहीं है हुकूमत की तरफ से, ना पानी का मसला है और ना लाइट का मसला है। यहाँ पे 1 घंटा लाइट देते हैं, बाद में बिल्कुल बंद कर देते हैं। अच्छा, अभी यहाँ एक व्यापारी की जानिब से शिकवा किया जा रहा था कि 1200 रुपये या इस तरह कुछ पानी आप खरीद कर लाते हैं। वो बताएं कि कहाँ से पानी लेकर आते हैं और कितने लीटर वो 1200 रुपये का पानी? वो हम बाहर से महलों में भर के आते हैं, वही 1200 लेते हैं और वहाँ से लेके आते हैं। 1200 में क्या दिया जाता है? एक छोटी बाल्टी, एक ड्रम या एक? वो एक 30 लीटर वाला कैन होता है ना, वही देते हैं। 30 लीटर का कैन इनको 1200 रुपये में मिलता है। यहाँ पे ना पानी है ना बिजली है। मजीद क्या किस तरह से रश देखने में नजर आ रहा है? अभी तो फिलहाल मंडियाँ सुनसान। हमें बोल रहे हैं कि आप खुद पैसे लगाएं, डीजल लें और जनरेटर चलाएं। हम कहाँ से लगाएं? अभी इतनी दूर से आए हुए हैं, इन लोगों के लिए खातिर आए हुए हैं, अपने घर बार सारा कुछ छोड़ के आए हुए हैं। अभी हम उनसे बात किया, उसने बोला कि नहीं आप सब चंदा करें, पैसा इकट्ठा करें तो लाइटें जलाएं। अच्छा, यहाँ पे जो ग्राहकों का रश है, क्योंकि इतनी दूर से आप जानवर लेकर आए हैं, तो थोड़ी कीमतों के हवाले से भी बताइएगा। और खरीदारों का रश क्यों नहीं देखते? खरीदारों का रश नहीं है इस बार, महंगाई शायद की वजह हो सकती है, लेकिन हमारे पास लाइटें भी नहीं है। लाइटें होती तो शायद खरीदार भी आ जाते। लाइटें की मसला। जानवरों के हवाले से थोड़ा बताइएगा, एक नॉर्मल बकरा और बैल की इस टाइम जो है इस मंडी में क्या कीमत है? फिलहाल जो कीमत है ना, हम वहाँ से जो बकरा खरीद के लेके आए 70 का 75 का, वो यहाँ बोल रहे हैं 40 का 50 का। बहुत ज़्यादा कम बोल रहे हैं कीमत। बिल्कुल है ना, आपने कीमतें सुनी इनके कहने के मुताबिक, क्योंकि यहाँ पर बकरों की तादाद ज़्यादा है, यहाँ पर ऊंट और बैल जो है वो बहुत कम दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पर बकरे बहुत ज़्यादा देखने में नजर आ रहे हैं, जिसकी कीमत इन्होंने बताया कि हम पीछे से जो है वो 70-80 का खरीद कर लेकर आ रहे हैं। अच्छा, लेकिन यहाँ पर जितने खरीदार मंडी में तो अभी क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है, ऑब्वियसली लोग अपने कामों पे भी हैं, वीकेंड है, रात को शाम को हम रश देखेंगे मंडियों में। फिलहाल तो आपके पीछे हमें रश नजर नहीं आ रहा है, बल्कि लोग हैं ही नहीं। एक तो रीजन गर्मी है,
दूसरा ये है कि लोग अभी अपने दफातर में अभी अपने कामों पर होते हैं, तो शाम के टाइम रश देखने में आएगा। इंतजामात यहाँ ठीक हैं, व्यापारी तो परेशान नहीं है कि जी पानी नहीं है या फिर शामियानों में कोई प्रॉब्लम है। सो मुझे ये बताइएगा, बारिश अगर हो जाती है उस सूरत में तमाम तर इंतजामात कंप्लीट हैं? बिल्कुल है ना, बारिश अगर हो जाती है तो एक दफ़ा फिर से मैं आपको दिखाती चलूँगी। LWMC यहाँ पर मौजूद तो है, लेकिन आप देख सकती हैं कि ये बिल्कुल एक ग्राउंड एरिया है। अगर बारिश हो जाती है तो यहाँ पर कोई ऐसे इंतज़ामात फ़िलहाल नहीं किए गए जिसके बायस यहाँ पर पानी निकाला जा सके। ये देख सकती हैं आपकी, ये अगर बारिश होती है तो यहाँ पर सिर्फ कीचड़ देखने में नज़र आएगा, हब्स और घुटन मज़ीद बढ़ जाएगी, जिसके बायस यहाँ पर शहरियों को भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। यहाँ पर जितने व्यापारी मौजूद हैं वो खुद अपने घरों से यहाँ पर टेंट लेकर आए हैं। कोई अच्छा, यानी यहाँ शामियानों की सहूलत दी नहीं गई हुई? बिल्कुल, कोई शामियानों की सहूलत नहीं है, कुछ पानी फ्राहम नहीं किया गया। ये जाते हैं दूर दराज से 1200 रुपए का एक 30 लीटर का कैन भर कर लेकर आते हैं, जिस पर इन्होंने बकरों को भी वही पानी पिलाना है और उसमें ये तो बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है। थैंक यू सो मच मायदा। अभी तो मंडी में रश बिल्कुल ना होने के बराबर है, बिल्कुल इत्तफाक देख रहे हैं। अदरवाइज जो मायदा सूरत हाल बता रही हैं कि व्यापारी जो हैं वो जाकर दूर दराज से पानी भर कर लेकर आ रहे हैं। सो यहाँ पर इंतजामात की हकीकत आपके सामने है। इनकेस अगर बारिश हो जाती है तो आपके सामने देख लें कि कोई इंतजाम नहीं है। बारिश के लिए भी LWMC की टीम मौजूद है, आज से बारिशों की प्रेडिक्शन भी है। सो मैं लोगों को भी ये कहना चाहूँगी कि जितनी जल्दी खरीदारी हो सकती है कुर्बानी के जानवर की कर लें, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि अगर आप इंतज़ार कर रहे हैं कि रेट गिर जाएंगे, बारिश हो जाएगी तो कुछ हालात बेहतर होंगे। महंगाई तो ऑलरेडी इतनी ज़्यादा है। सो कोशिश कीजिए कि आप जो है फौरी तौर पर अपने जानवर की कुर्बानी के जानवर की खरीदारी कर लें। कोमल हमें बाहर से ज्वाइन करिए। कोमल बताइएगा, आज दिन भर मौसम कैसा रहने वाला है, खुसूसी तौर पर शाम को, क्योंकि शाम का इंतज़ार लोग कर रहे होते हैं जिन्होंने मंडियों में जाना है, जिन्होंने ख़वातीन ने शॉपिंग के लिए जाना है, और अगेन संडे को मौसम कैसा होगा, दोनों बता दीजिएगा। बिल्कुल अना, लाहौर के मौसम के हवाले से बात की जाए तो गर्मी की लहर ने शिद्दत इख्तियार कर ली है। हर कोई जो है वो गर्मी से मारा मारा नज़र आ रहा है और हब्स और घुटन में भी शिद्दत आ चुकी है। इस वक्त टेम्परेचर के हवाले से बात की जाए तो मौजूदा दर्जा हरारत यूँ तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, लेकिन एहसास यूँ हो रहा है कि जैसे ये 50 डिग्री सेंटीग्रेड भी क्रॉस कर चुका है। महकमा मौसमियात की जानिब से आइंदा 2 रोज़ कठिन बताए जा रहे हैं, लेकिन बारिशों की भी साथ साथ पेशगोई की जा रही है। तो लाहौर शहर के बासी जो हैं वो एहतियात बरतते हुए अपने कामकाज की तरफ भी जो रवां दवा हैं वो नज़र आ रहे हैं। वहीं दूसरी जानिब कुछ शहरी जो हैं वो अपनी एहतियात नहीं भी कर रहे, जो कि उनके लिए मुज़र सेहत भी साबित हो सकता है। महकमा मौसमियात की जानिब से बताया गया है कि गर्मी की ये लहर जो है वो शहर लाहौर के बासियों को खूब तंग कर रही है और मज़ीद कर सकती है अगर शहरियों ने एहतियात ना बरती। वहीं अगर बात करें हम अपनी हरियाली के हवाले से, पौधों की खुशबू के हवाले से, तो हर कोई जो है वो मुरझाया हुआ नज़र आ रहा है। जैसे शहरियों के चेहरे गर्मी से जो है वो लटके हुए नज़र आ रहे हैं, उसी तरह जो है वो लाहौर शहर की हरियाली, जो मुख्तलिफ हमारे फूल पौधे और दरख्त हैं, वो भी जो है वो शदीद गर्मी की लपेट। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। गर्मी की शिद्दत से बचने के लिए पानी का इस्तेमाल करें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।